जी स्टूडेंट, कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक जो है उससे हमने वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। हमने जो है पहले 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हुए थे। आप जो है हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहे हैं कि a body traverses displacement of 10 meter by force of 5 newton if work done as a 25 joule, then angle between force and displacement as a। तो स्टूडेंट आपको इसके लिए इस तरह करना चाहिए कि हमको जो है एंगल फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले वर्क डन की फार्मूला जो है वो लिखेंगे। वर्क डन जो है वो बराबर है एफ डी कॉज थीटा। इस एंगल को जो है हमने फाइंड करना है। तो इसको जो है हम इस तरह पे लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स एंड वर्क डन डिवाइड बाय एफ डी। तो हम एंगल को फाइंड करेंगे फिर। तो वर्क डन की वैल्यू जो है हमारे यहाँ मौजूद है वो है 25 जूल। तो इस तरह बन जाएगा कि कॉस इनवर्स 25 डिवाइड बाय फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 5, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे यहाँ है 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 50। तो नेट जो है हमारे यहाँ इस तरह बन जाएगा कि कॉस इनवर्स 25 डिवाइड बाई 10 दैट 50 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और कॉस इनवर्स 1/2 बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है 60 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन होल्ड्स बकेट ऑफ weight 60 Newton. He walks 7 meter along the horizontal path and then clamps up a vertical distance of 5 meter. The work done by the gravity is what? तो हमें जो है वर्क डन बाय द ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो वर्क डन जो है वो बराबर है एफ डी के बराबर है, ये तो आपको पता है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी, और ये वर्क डन जो है ये बाय द ग्रेविटी जो है कितना हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आपको रेफरेंस फोर्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो हम वर्क डन और ग्रेविटी के दरमियान जो है सॉरी वर्क डन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस हमारे यहाँ है 5 मीटर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय एंड सॉरी मीटर यहाँ पर लिखेंगे, पहले फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमारे यहाँ है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x इज शोन फिगर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर इज व्हाट। तो स्टूडेंट इसके लिए हम 2 मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम अगर देखें ये हमारे यहाँ ट्रेपेजियम है, मतलब 2 साइड जो है वो पैरेलल है, तो इसको हम ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। ट्रेपेजियम के लिए हमारे यहाँ ट्रिक ये है कि अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया को जो है फाइंड करना है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो हम इस तरह करेंगे कि ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड करने के लिए वो बराबर है हमारे यहाँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स and multiply by perpendicular distance between parallel sides। तो हम इसकी जगह हमने यहाँ पर एच लिखा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप देखें, एक साइड ये है और दूसरा ये है, ये जो है 0 से 6 है, तो 6 प्लस और ऊपर जो है वो है 0 से 3 तक। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे यहाँ बन गया हाफ 6 प्लस 3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो है वो बराबर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो हाफ अपनी जगह, 6 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका जो है हमारे यहाँ नेट आंसर जो है वो बन जाता है, ये 4.5 हुआ। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 13.5। इसका आंसर जो है हमारे यहाँ 13.5 ही आता है। ये था हमारा पहला तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो है हमारे यहाँ रेक्टेंगल है और दूसरा जो है ये ट्राइंगल है। तो पहले रेक्टेंगल को एरिया को हम फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल के एरिया को हम फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एरिया जो है वो वर्क डन का वो जो है निकल आएगा। तो सिंपल करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस 3 है एंड हाइट भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाफ बेस कितना है यहाँ से भी, अब अगर आप देखिए 3 से 6 तक है तो 3 मल्टीप्लाई हाइट वाइज से 3 है तो 9। तो इधर हम इधर भी 9 आता है तो 9 इस तरह आता है नेट आंसर 9 प्लस ये जो है 3 3 ज़ा 9 है तो 9 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 4.5। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बराबर है 13.5। इससे भी हमारा करेक्ट आंसर निकल आया। तो ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है वो है 13.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहे हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क डन वुड बी, मतलब फोर्स भी डबल हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हुआ तो वर्क डन जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 15 है, a person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. Find the work done by him. तो यहाँ पे अगर आप देख ले वर्क डन बाय हिम हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है असल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो 0 है, क्योंकि एक बॉडी जब 90 डिग्री पे जा रही है तो वहाँ पे जो है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 90 हो तो वर्क डन 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से हमारे यहाँ एंगल 0 बन जाता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में जो है जो एंगल है वो 0 डिग्री बन जाता है। तो 0 डिग्री पे जो है हमारे यहाँ एंगल मैक्सिमम होता है। तो हम इस तरह फार्मूले यूज़ करेंगे कि वर्क डन जो है एफ डी कॉस थीटा है, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एंड वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 100 जूल। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहे हैं कि गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ अप्लाई अ फोर्स ऑफ 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, find the work done by him। वर्क डन बाय हिम पूछा है तो वर्क डन जो है बराबर है एफ डी कॉज 60 डिग्री है यहाँ पे, और फोर्स जो है यहाँ पर फोर्स वेट के बराबर है और वेट जो है बराबर है एम जी के। एम की वैल्यू 20 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू वैसे आपको पता है, इसकी जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू। ओके, तो 20 और जी की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी 20 मीटर है तो ये भी 20 हुआ, और कॉज 60 जो है कॉज 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो है नेक्स्ट आंसर हमारे यहाँ बन जाता है ये, बाकी आप जो है खुद करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेलोसिटी इज डबल देन मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज इज 4 टाइम्स। वो इस तरह मोमेंटम का जो फार्मूला है वो बराबर है एम वी के, मतलब मोमेंटम और वी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर वेलोसिटी 2 टाइम हो जाती है इंक्रीज तो मोमेंटम भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी में वेलोसिटी का डबल होना काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम डबल करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है, ये उसका रिलेशन है। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है ऑप्शन डी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी सेम। इसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ पर मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन जो है वो इनवर्स है, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मास इसकी वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर इसकी सोल्यूशन मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो ये है और इस तरह मास ऑफ प्रोटॉन इसकी ये है, तो इसकी जो है इन्वर्स रेशियो ली गई है, तो ये दोनों वैल्यू कट हो गई और 4, तो इसका जो है नेट आंसर हमारे यहाँ बनता है वो 1 और 4 बन जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर देख ले मास ऑफ अल्फा जो है वो 6.644 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 कीजिए, मतलब मास इसकी बहुत ज़्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 कीजिए। तो मास अगर ज़्यादा है और मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर बनता है वो है 18 का करेक्ट ऑप्शन बी है। वो है ऑप्शन बी 1:4। क्वेश्चन नंबर 19 है द बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 4 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो इन देयर मोमेंटम विल बी। इसका भी जो है यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम का जो रिलेशन होगा मास के साथ वो इस तरह होगा कि मोमेंटम स्क्वायर विल बी इक्वल टू मास, या m विल बी इक्वल टू, या मोमेंटम विल बी इक्वल टू √m। तो इसका भी वहाँ पर हमारे यहाँ सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि P1 डिवाइड बाई P2 विल बी इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। तो चलो इसका भी सोल्यूशन वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख ले ये रिलेशन हमारे यहाँ मौजूद है। तो पहले की जो है M1 है, तो M1 की वैल्यू जो है 1 kg है, तो यहाँ पर 1 हुआ। M2 4 की जगह इधर 4 हुआ, तो √1 का नेट आंसर 1 है और √4 का नेट आंसर क्या है 2, तो 1:2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1:2। ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है द वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ मूविंग बॉडीज आर 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 10,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये भी एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ PV। ये एक रिलेशन है, बस आप वीडियो ने पुट करें, आपका करेक्ट आंसर जो है वो निकल आएगा। तो चलो इसका भी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर इसकी सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, आप इसे देखिए, बस वीडियो पुट करें तो आपका नेट आंसर जो है वो निकल आएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 5 जूल आती है, लेकिन 5 जूल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 जूल, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है